जी व्यूज़ वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम जो है उसमें हमने 4-5 इश्यूज़ जो हैं उन पे डिस्कशन करनी है। और मेरे कॉलीग्स जो हैं कुछ पाकिस्तान से और कुछ यहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों। बहरहाल आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून जो है हमारे मुल्क में वो सिर्फ़ अमीरों की जेब के लिए है? क्योंकि ये देखें, ये एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि इनके खिलाफ़ 3 दरख्वास्तें हुई थी 10 साल पहले, लेकिन अभी तक वो दरख्वास्तें जो हैं वैसी की वैसी पड़ी हैं। और जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी 3 वकला थे और वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमारे मुल्क में जो एलीट क्लास है उसके लिए छुट्टी वाले दिन जो हैं ज़मानतें भी हो जाती हैं, घर से जाकर भी ज़मानतें करवा ली जाती हैं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा ईवीएम मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, उसके हवाले से ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि मशीन और हुकूमत एक पेज पर हैं, लेकिन बाकी सारी अपोजिशन इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। और जो वुज़रा हैं हुकूमती, वो बहुत सारे बहतान और इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पर। उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा नैब चेयरमैन का मसला जो है वो भी अब सामने आ गया है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए या ना दी जाए। लेकिन हुकूमती वुज़रा एक बार फिर कहते हैं जी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ हम बैठकर ये मसला हल नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर खुद जो है वो नैब के मुकदमात हैं। बहरहाल इसके अलावा मौलवी अजीज़ साहब हैं, जो आपको याद होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में एक सानिया हुआ था लाल मस्जिद में। वहाँ से ये मासूम जो थे वो बुरके में जाते हुए धर लिए गए। लेकिन अब फिर उन्होंने एक बार रियासत का सामना शुरू कर दिया है और मस्जिद पे तालिबान का झंडा जो है वो लहरा दिया है। तो क्या ये एक बार फिर मसला जो है वो इस्लामाबाद में उठने जा रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये जो एक फाइव आइज़ बनी है, एक फाइव आइज़ का अलायंस जो बना है, इस पर हम बात करेंगे कि इसने सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट को धचका दिया है और उसकी बदनामी का बायस बने हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम आज कोशिश करेंगे कि जितनी बहस हो सकती है वो करें। हमारे साथ इस्लामाबाद से जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ वड़ाई साहब जो हैं वो मौजूद हैं। माशाल्लाह बड़ी नज़र रखते हैं, एंकर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जवेद साहब। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और हमारे साथ इस्लामाबाद से जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काई साहब। और लंदन से हमारे साथ जनाब यसब तमन्ना जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। यसब भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत नवाजिश, अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को सलाम। जी हमारा थैंक यू वेरी मच यसब भाई, ऑल वेल एंड गुड। एक हफ्ते की छुट्टी की और अब वापस आ गए हैं। और हमारे साथ काजी असद साहब ने भी ज्वाइन करना है लाहौर से, अभी तक वो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी इम्तियाज़ भाई, आपसे शुरू करता हूं कि ये जो कानून है, क्या ये कानून सिर्फ अलीट जो है उसकी जेब के लिए बना है, या कभी वो वक्त आएगा कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होगा? जी इम्तियाज़ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने पे जवेद भाई। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है इसमें रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। और उसमें आप देखिए कि अच्छा कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अगर हम उसको डिस्कस करें तो बड़े बड़े मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर अगर रिट पटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर इतना कुछ आप कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके अंदर कि फलाने पेज पे जी रेवेन्यू स्टैंप पे लगाएं, फलाने पेज पे आप दूसरी स्टैंप लगाएं, फिर उसके बाद बार की फीस जमा करवाएं, फिर ये करें, फिर वो करें, फिर इतनी कापियां करें, फिर उसके बाद अटेस्टेशनें हैं। अटेस्टेशनें भी आपने देखा कि फॉर्मल सी होती हैं, ज़ाहिर बात है कि वो आंखें बंद करके स्टैंप किए जा रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे जो मसाइल हैं ये हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि तारीख, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा जाती से बता दें कि मेरा एक केस था जिसका मैं वकील था, और वो एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट था, उसका केस था। जी इंटरेस्टिंगली ये है कि जिस दिन वो केस लगा हुआ था, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो है, उस दिन सुबह सुबह जब मैं पहुंचा हूँ, अर्जेंट में था, तो अर्जेंट में नहीं था बल्कि सेकंड हीयरिंग थी उसकी, तो पता चला जज साहब बीमार हो गए, छुट्टी कर गए। अच्छा लिस्ट कैंसिल हो गई।
जब लिस्ट कैंसिल हो गई, अब वो लिस्ट जो है जब ऐसी कैंसिल हुई कि वो दोबारा जो उसकी बारी आई वो कोई 9-10 महीने बाद आई। उस वक्त तक वो बंदा जो था वो रिटायर हो गया था और बड़े मतलब आप कह लें कि बहुत सारे पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। तो ये सिचुएशन, ये जज साहब बीमार हो गए, लिस्ट कैंसिल हो गई है। अब मतलब उसको अगले हफ्ते में लगा ले, उसके अगले हफ्ते में लगा ले, अगले महीने में लगा ले, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे जो छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां, लंबी छुट्टियां होती है, आपने देखा 2-2 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं। अब ये जो है एक्चुअली अंग्रेजों के ज़माने की बात है, क्योंकि बहुत सारे जज जो होते थे वो यूके के होते थे। उन्होंने एक तो गर्मी उनको ज़्यादा लगती थी, ठंडे इलाकों में जाना पसंद करते थे, या फिर अपने वतन वापस उन्होंने यूके आना होता था। उस ज़माने से लेके अब तक वो चल रही हैं और अभी तक चल रही हैं। उसमें आप देखिए कि फिर उसके बाद जब हमारे रोज़े आते हैं, रमज़ान आता है, उसके अंदर भी काम जो है कम कर दिया जाता है कि जी सिर्फ अर्जेंट मैटर सुनेंगे, बेल मैटर सुनेंगे और स्टे मैटर सुनेंगे, बस यही होगा। अब ये जो सिलसिला है इसको मैं समझता हूँ कि एक तो जज बढ़ाने चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जज भी थोड़े हैं और केसेस ज़्यादा है, नो डाउट। अब लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर आप देखें ना, अगर 2 महीने बाद नया साल चढ़ता है तो रिट पिटीशन नंबर जो है वो 100 से ऊपर निकल जाता है, मतलब 1000 के करीब पहुंचा होता है। तो इतनी ज़्यादा रिट पिटीशन होती हैं, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जजेस जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ अगर 2 शिफ्टें बन जाएं अदालतों के अंदर, और एक तजर्बा किया भी था, लाहौर में किया था और फिर बाद में वो ख़त्म कर दिया गया, कि 2 शिफ्टों में अगर कोर्ट्स जो हैं लगा दी जाए और जज जो हैं वो डिफरेंट हों, तो डबल आपका काम निपटा सकते हैं ना उसमें। और चूंकि जब आप एक जज के पास, आप सिविल कोर्ट में अगर देखें 200-250 केस लगा होता है उसके पास, अब वो एक दिन के अंदर 200-250 केस वो क्या सुनेगा, वो फिर तरीक़ें पड़ती ज़्यादा। तो इस वजह से जो असर सुर रखने वाले लोग हैं, जिनके पास दौलत है, जो अच्छा वकील कर सकते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, उनकी जाहिर बात है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि उनकी छुट्टी के वक्त भी, छुट्टी वाले दिन भी, या लेट बैठ के भी उनकी जो हीयरिंग हो जाती है, उनकी बेल एक्सेप्ट हो जाती है, उनकी पिटीशन को सुन लिया जाता है। और जो गरीब आदमी है, जो आम बंदा है, उसकी पिटीशन के ऊपर कई बार इतराज़ात लग जाते हैं, फिर इतराज़ात दूर होते होते 2 महीने गुजर जाते हैं। तो इस सिस्टम के ऊपर बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़े और इसमें कोशिश करें कि जो आम साइल हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनका, ताकि इंसाफ जो है, जो भी हो फैसला, वो जल्दी फैसला हो जाए, लटका ना रहे। अभी आपके सामने ना ये देखें, उनकी जो अपील लगी हुई है, मियां नवाज शरीफ की अपील लगी हुई है, पेंडिंग है वहाँ पे, जो कि अभी खैर वो चूंकि मुल्क में नहीं है तो उसको उन्हें खारिज कर दिया, लेकिन उनकी बेटी की है, उनके दामाद की है। अब कई महीने गुजर चुके हैं, बल्कि साल से शायद ऊपर हो गया है, तो अभी अब जाके हियरिंग उसकी दोबारा शुरू हुई है, फिर भी एडजर्नमेंट पड़ रही है। तो ये जो है मामलात है, इसलिए वाकई देखने के हैं, और इसकी वजह से आप देखिए जराइम बढ़ते हैं। लोग जो हैं जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो कहते हैं आप खुद इंसाफ कर लो। बहुत सारे कत्ल, बहुत सारी मामला इस तरह के होते हैं कि जिसमें लोग तंग पड़ जाते हैं, जज्बात में आके फिर वो कहते भी कानून को हाथ में ले लो। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रेलिवेंट जो भी अथॉरिटीज है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का बड़ा रोल है, कि वो कोऑर्डिनेट करें साथ और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जी इफ्तिखार भाई, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई सिर्फ जो एलीट क्लास है उसी के लिए ये कानून है हमारे मुल्क में, उनके लिए सब सहूलतें भी हैं, क्योंकि अगर पैसा है तो आप ये तमाम सहूलतें जो हैं ले सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है, ये जितनी बताया है अभी, जितना भी कुछ बताया है इम्तियाज़ भाई ने, मेरा ख्याल है वो गरीब आदमी जो है वो ही भागता दौड़ता है कचहरियों में, और जो नकलें हैं निकालता है वकीलों के लिए, मुंशियों के लिए। आप क्या समझते हैं कि यहाँ कुछ चेंजेस हो सकती? देखें, जो बड़ाइस साहब ने बात की है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं कोर्ट्स के साथ, उनके बारे में ज्यादातर उन्होंने डिस्कशन की है। मैं क्वालिटी ऑफ वर्डिक्ट के बारे में कुछ कहूंगा कि जो डिसीजंस होते हैं अदालतों के अंदर, वो वाकई आपकी बात ठीक है कि एक गरीब आदमी का जो के बारे में जो डिसीजन और होता है, और दूसरों जो अमीर आदमी होते हैं उनका। आप ये देखें, जो मरियम नवाज को जो फैसिलिटेट किया गया है कि जी 10 दिन पहले जनाब इन्फॉर्म करें जो इदारे हैं कि उसको अगर अरेस्ट करना है नैब ने या FIA ने, तो वो उनको इन्फॉर्म करें। आप मुझे बताएं कि वो 10 दिन पहले अगर उसको इन्फॉर्म किया गया तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे उसकी गिरफ्तारी जो है वो, आपका ख्याल है कि उधर वो रहेगी, वो ठहरेगी?
और सेकेंडली जो आप देखें जीआईटी मॉडल टाउन वाला है, अभी तक वो जो इंसाफ जो है उनको नहीं मिल सका, जिनके जो बच्ची ने जिसकी माँ को उन्होंने गोली मारी थी और एक प्रेग्नेंट जो उसकी बच्ची ने कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी, और वो अभी तक जो है पेंडिंग पड़ा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि जी ये सेकंड जो जीआईटी है ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो चक्कर लगा के वापस भी आ गए हैं, और वो जो उनका तौकीर शाह था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर था, वो भी इस वक्त वो स्कैंडल जो है ये जो कराची जिसमें ये रावलपिंडी का चीफ कमिश्नर जो अरेस्ट हुआ था, रिंग रोड स्कैंडल जो है। और दूसरा फिर आप देखें कि कोर्ट्स जो है वो खुल जाती हैं, रात को भी खुल जाती हैं और उनके लिए वर्डिक्ट आ जाता है। और ये जो आपने फायज ईसा केस में आपने देखें कि जजेस को आप फिर उनके जो असासे हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो एलीट क्लास है यही होते हैं ना लोग जो जिनको फैसिलिटेट किया जाता है। और मेरे जैसा बंदा अगर आम वो चला जाए अदालत के अंदर, वो तो गुमन घेरियों में ही पड़ा रहता है। वो जिस तरह बड़ा साहब भी उनके, मुझे आप बताएं कि जो जज बैठा होता है उसके सामने जब रीडर से आपने उसको लेनी है, डेट लेनी है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या वो जो रीडर होता है या उसका वो एलमद होता है वो कितने पैसे लेता है, 500 रुपया, उनके सामने चल रहा होता है। और जब बेल हो रही होती है, आपने बेल की कॉपी लेनी है ना, तो बेल की कॉपी वो जनाब उसके बेल के नीचे, कॉपी के नीचे वो पैसे रखने पड़ते हैं, 500 रुपया, 400 रुपया, हर एक का मुख्तलिफ रेट है। आजकल मैंने पता नहीं किया आज सुबह क्या रेट था, लेकिन ये तकरीबन ये रेट चल रहा होता है। आपने ये है इफ्तिखार भाई, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में मलक रियाज साहब जैसे लोग जो हैं वो भी एडमिट करते हैं कि पहिए लगा दीजिए सब काम हो जाते हैं। सर मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अदालतों के अंदर बहुत बुरा हाल है। एक गरीब आदमी जो है वो केस कर बैठता है और वो जनाब उसको, ये मारला टावर का केस था, मैंने वो किया, वो थे ये जो उसमें जो रमजान खोखर था, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जी मतलब रमजान खोखर क्योंकि उसके भी फ्लैट थे, बाकी सबको कंपनसेशन मिल गई, तुम्हें कंपनसेशन नहीं देते कि तुम क्रिमिनल नेग्लिजेंस के मुर्तकब हुए और तुम्हें ये नहीं मिल सकता, फ्लैट के पैसे जो है कंपनसेशन नहीं मिल जाती। अब जस्टिस डोगर आया, जस्टिस डोगर मुख्तसर अरसे के लिए आया जब इफ्तिखार चौधरी सस्पेंड हुए थे, तो उसमें जनाब उसने हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, उनसे जनाब मुकमका किया और उसके बाद जनाब उसको जनाब फैसिलिटेट किया, उसको भी पैसे दे दिए, ठीक है ना। और अब बाद में जब इफ्तिखार चौधरी साहब रिस्टोर हुए और जस्टिस साहब जो डोगर साहब घर चले गए, वो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, उनका जी वो आप तो पैसे ले गए। तो अब 2 स्टैंडर्ड्स हैं या 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारे जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं वो बहुत सख्त उसकी जरूरत है, बिल्कुल फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से। ये नहीं है कि जी वो अब देखे पीटीसीएल जो है पहले हुआ करता था कि वो आप फलां से टेस्ट कराएं, ग्रेड 17 के अफसर से टेस्ट कराएं, फलां से कराएं। अब वो अदालत के अंदर चले जाएं, ये बाहर वो बैठे होते हैं पिटीशन टाइप करने वाले, मैट्रिक पास होगा या एफए पास होगा, वो पूछता है कि कत्ल का केस है, किसका केस है, वो जनाब उसके वो नाम बीच में डालेगा, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा, वो पिटीशन तैयार होना शुरू आप भी बिल्कुल एग्री कर, नोटरी पब्लिक से टेस्ट, वो सारे खर्चे लगा रहे होते हैं, इतने पैसे जी इफ्तिखार भाई आप भी इम्तियाज भाई के साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। जैसा भाई आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पर यूके में रह रहे हैं और यहाँ पर कभी आपने ये सोचा भी है कि आपके घर पे आके वकला जो है वो सब कुछ भर के और जमानत वगैरह जो है वो भी करवा देंगे, आपने कभी ये सोचा है? हमारे मुल्क में तो ऐसा होता है, छुट्टी वाले दिन भी वो पहुंच जाते हैं। यहाँ तो आपको याद होगा लेडी डायना का जब तलाक का सिलसिला चल रहा था तो उस जमाने में उनको वकील के दफ्तर में जाना पड़ा था, क्योंकि वकील घरों पे नहीं जाते। इसी तरह से ये जब टोनी ब्लेयर के बेटे का किस्सा था तो वो बेटा उसको शराब पी के कहीं गिरा हुआ था तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खुद जाके पुलिस स्टेशन उसकी बेल करानी पड़ी। ये सिस्टम है। सही। अच्छा, जहां तक हमारे यहाँ का सिलसिला ना, हमारे यहाँ चूंकि हमारे यहाँ ख्वाहिश ठीक होने की ख्वाहिश की कमी है, हम लोग खुद नहीं चाहते कि ये सिस्टम जो है वो किसी बेहतरी की शक्ल की तरफ जाए। हमारी ये जो बार काउंसिल्स हैं इनके काम आखिर क्या है, सिवाय इसके कि सियासी जमातों के पिट्ठू बन के
और जो सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार हों उनके जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। उनको चाहिए कि ये एक बिल्कुल सिस्टम में उसको बिल्कुल ठीक होने की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा ठीक होने की ज़रूरत है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मतलब इसमें कोई कम आप थोड़ा सा ठीक कर लें और ना करें। हमारे यहाँ फैसले गलत होते हैं, छोटी जो अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, वहाँ फैसले गलत होते हैं, हाई कोर्ट तक फैसले गलत होते हैं, इसीलिए केसेस जो है जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके और फिर वहाँ से ठीक होते हैं। आखिरी जो मतलब एक उम्मीद होती है, वहाँ जाके वो देखते हैं कि ये जो गवाही जो थी जो निचली अदालत ने दी थी कि उसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर कोई गौर नहीं किया और उसको उसी तरह चला दिया, तो वो केस वापस हो जाता है। इसलिए ये मतलब हमारे सफद किस्म की चीज़ें हैं कि मतलब यहाँ वकीलों का काम क्या है? मैं ये समझता हूँ कि वकील का काम ये होता है कि अदालत के सामने सफाई पेश करे और सच्चाई पेश करे। सही। यहाँ पे होता ये कि वकील खुद दूसरे आदमी का केस लड़ रहा होता है, उसके बिहाफ पे लड़ना तो ठीक है, लेकिन उसके केस के कागज बनाने, उसकी गवाहियां तैयार करनी है, उसके सबूत पेश करने के सारे वकील कर रहे होते हैं। इसीलिए आदमी जिसके पास पैसे हैं वो चाहता है कि मुझे क्या जरूरत है कि मैं मतलब सिस्टम की भंबल पूछिए मैं पढ़ूं, बेहतर है कि मतलब मैं कोई तकड़ा वकील कर लूं या जज कर लूं तो अपना काम सीधा है। इस वजह से ये सारों को बैठ के देखना, हमारे कितने बड़े बड़े वकील हैं, ये एतजाज एहसन है या खोसा हैं या दूसरे सारे लोग हैं, मजाल है कि ये लोग चाहते हो कि सिस्टम बेहतर हो। इनमें से कई जो है वो वजीर कानून भी रहे हैं, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी हैं, गवर्नमेंट में भी है, लेकिन उनके यहाँ चूंकि विल नहीं है ठीक होने की, इसलिए सिस्टम ठीक नहीं हो पाता। अच्छा, हुकूमत के काम अपनी जगह ठीक है, हुकूमत की कमजोरियां खराबियां अपनी जगह है, लेकिन जब तक लोग उस पर जोर नहीं देंगे, लोगों से मुराद है कि जोर नहीं देंगे या जिनके मुकदमात हैं वो जोर नहीं देंगे, हुकूमत के कान पे जूं नहीं देखती, क्योंकि हुकूमत के पास तो बहुत से काम होते हैं ना, वो अपने ऐसे कामों में फंसे होते हैं कि जो बाज़-औक़ात ना करने वाले होते हैं, लेकिन क्या करें फिर अब इसमें टाइम तो देना पड़ता है। इसलिए ये तो एक विल होगी जब तक वकला में और लोगों में, उस वक्त तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ देखें नंबर ऑफ केसेस डिले कितने हो जाते हैं, मतलब और फिर उसमें ये भी गौर कीजिए कि कितने जो केसेस हैं जिनकी तारीखें पड़ी होती हैं वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे और आखिरी दिन पे जाके किसी वजह से, किसी भी वजह से, जज की तबीयत खराब है या प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब है या वकील सफाई की तबीयत खराब है या चाहे मुजरिम की तबीयत खराब हो, किसी की भी हो, आखिरी टाइम पे जाके पता चलता है कि ये केस आगे जाना। अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग का मामला, लिस्टिंग का वैसे अभी जैसे दोनों साहबान ने कहा कि लिस्टिंग के पैसे लगते हैं, मैंने यहाँ बरतानिया में देखा है लिस्टिंग सवाल ही नहीं पैदा होता कि मतलब वो जज वहीं बैठे बैठे फैसला करता है, लिस्टिंग ऑफिस से पता करता है कि क्या तारीख है मिल सकती है, वो तारीख देकर वो सेट करके जाता है कि अगली ये तारीख और ये उसमें करना है। लेकिन चूंकि विल है, वेयर इज अ विल देयर इज अ विल, देयर इज अ विल वेयर इज अ वे, तो जब तक ये नहीं होगा उसके बगैर नहीं ठीक हो सकता। बिल्कुल सही है, जब तक विल ना हो सिस्टम को चेंज करने की, और इसमें अवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है और हमारे जो सियासतदान हैं उनका तो बहुत ही बड़ा हाथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अवानों में जाते हैं और अपने मतलब के जो कानून हैं वो पास करवाते हैं। जैसे बहुत सारे कानून जो हैं बाद में आए कि जी जो वज़रा घर चले जाते हैं, वज़ीर आज़म जो घर चले जाते हैं, उनको सिक्योरिटी कितनी मिलनी चाहिए, उनको पेंशन कितनी, ये चीज़ें जो हैं ये जाके ऐवानों में करते हैं, लेकिन मुल्क का और जो पब्लिक है उसका नहीं सोचते। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर चेंज आएगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। EVM जो है, मशीन जो है, उसके हवाले से हुकूमत जो है वो एक तरफ खड़ी है, मशीन के साथ खड़ी है ये कह लीजिएगा आप, और दूसरी तरफ पूरी अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरफ खड़ा है, और जो वज़रा हैं हुकूमत के वो बहुत सख्त जो है बयानात दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी दे रहे हैं और अपोजिशन जो है उसके ख़िलाफ़ भी वो लगे हुए हैं, लेकिन ना अपोजिशन बैठने को तैयार है कि जी ये मशीन जो है कम से कम टेस्ट तो करवा ली जाए। इस पे हम बात करने जा रहे हैं। जी इम्तियाज़ भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या ये चेंज आएगी, और ये चेंज अपोजिशन जो है वो क्यों नहीं मान रही और इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों नहीं मान रहा? देखिए, बात यह है कि बड़ी अजीब सी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम जो है इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली ना, जो भी कानून बनेगा, जो भी सिस्टम आएगा, तो वो एक अदारा है, उसने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसकी अप्रूवल लीगली मैं स्पीकिंग
उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम लाने के लिए इलेक्शन का, जो पार्लियामेंट एक्ट पास कर देगी, जो अमेंडमेंट कर देगी आइन के अंदर या रेलिवेंट जो लॉ है उसके अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और ये एक अदारा है जिसका काम ये है कि जो गिवन सिस्टम है उसके मुताबिक काम करना है। अब रहा सवाल ये कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान साहब जो हैं, इनका जो सिलेक्शन है हमेशा वीक ही रहा है। इनको शायद मरदम शनासी नहीं है या क्या चक्कर है, और इनको पता था कि सईद मेहदी साहब के ये करीबी अजीज हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उनके दामाद है सर, उनके दामाद है सर। सईद मेहदी साहब जो हैं, आपको तो मियाँ साहब के साथ हमेशा ही रहे हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके फिर उसके बाद में स्पेशल असिस्टेंट भी रहे, सब कुछ रहे, और अभी भी उनके साथ ही उनका उठना बैठना है। मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान साहब को नोइंगली, ये जानते बूझते हुए, और ये एक बड़ा अहम ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उस पर इन्होंने अपॉइंटमेंट की, उसकी मंजूरी दी। तो एक तो ये कि इनका जो मुझे इनकी सिलेक्शन जो है इमरान खान साहब की, या मरदम शनासी है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा मतलब अफसोस होता है कि जिसमें जैसे उस्मान बुज़दार उन्होंने लगाया हुआ है, इस तरह के मतलब कई फैसले उनके सामने नजर आते हैं कि वहां पे मिसफिट बंदे लगा दिए जाते हैं। अब रहा सवाल कि जी ये ईवीएम जो है, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, बड़ी स्पीड के साथ। आपने देखा कि आप इलेक्शन होते हैं और शहर के अंदर इलेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे कराची एक शहर है, उसके अंदर के जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट जो है वो दूसरे दिन तक आ रहे होते हैं शाम को, और तब जाकर कंप्लीट होते हैं। इसी तरह लाहौर के कई हल्के ऐसे होते हैं, इस्लामाबाद के हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे उस रात पूरी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो पता नहीं थैलियाँ किधर जा रही होती हैं बैलेट बॉक्सेस की, और क्या हो रहा होता है उसके ऊपर। अब ये जो मशीन है, इसमें एक्चुअली अपोजिशन जो है उनको ये डर है कि ये तो जाहिर बात है जो भी रिजल्ट होगा उसी को निकाल के पकड़ा देगी, हाथ में पकड़ देगी, और उसमें जो ह्यूमन हैंडलिंग है वो मिनिमम हो जाएगी इसके अंदर, और इसमें ज्यादा रोल उसका मशीन का होगा। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि इनको चाहिए कि ये एक तो ये था कि पहले थोड़ा डिसीजन ले लेते, जैसे कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं बोर्ड्स के, इसके अंदर इनको टेस्ट कर लेते। लेकिन अब आइंदा बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले उसमें टेस्ट कर लेना चाहिए। अब रहा सवाल कि अपोजिशन जो है उसका काम तो ये है कि हर काम को उन रोड़े टिकाने हैं, और स्पेशली आपने देखा कि जो चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक देने की बात भी की जा रही है, उसके ऊपर अपोजिशन वाले ये समझते हैं कि शायद वो सारे वोट जो हैं या मेजोरिटी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करेगी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं उसकी तरफ भी इनको ज़ाहिर अपोज ही करना होता है। अपोजिशन के हमेशा ही कभी तारीफ नहीं की कभी किसी भी स्टेप की। तो अब रहा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, अब रहा सवाल वजीरों का, तो जो बयान दे रहे सख्त मेरा ख्याल उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कंट्रोवर्सी अच्छी नहीं होती। और जाहिर बात है कि ही इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसमें बजाय इसके करके वहां पे हमारे जो गुजरा है वो सख्त बयान दे, इल्जामात लगाए। अगर कोई ऐसा इल्जाम उनके पास सॉलिड है तो वो उसका तरीकाकार है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले करें वो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको डिस्क्वालीफाई करवाएं। इसका एक बेहतर तरीका, जो लीगल तरीका मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मौजूद है, उसको मेरा ख्याल फॉलो करना चाहिए। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो लड़ाई एक चल पड़ी है सख्त किस्म की अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन में, और हुकूमत और मशीन जो है वो तो एक तरफ खड़े हैं, ये तो हमें पता है। जी इफ्तिखार भाई। जी थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये सिर्फ इमरान साहब की मद्दम शनासी नहीं है, ये जो अपोजिशन लीडर होता है उससे भी ये कंसल्ट किया जाता है, ठीक है ना। आप जो ये दावा किया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ से कि अब हम शहबाज शरीफ से कंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद जो है करप्ट आदमी है, और जिस बंदे के इतने केसेस जो चल रहे हों तो हम उस शख्स से ही पूछें, चोर से पूछें कि तुम्हारी तरफ से कौन जो है नॉमिनी होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सिकंदर सुल्तान है, मतलब ठीक है ब्यूरोक्रेट रहा है, मैं पर्सनली इस बंदे को जानता हूँ। 15th को कॉमन एक ग्रुप है पैस ग्रुप का, चीफ सेक्रेटरी 2-3 दफा है। ये तो दामाद है उसका सईद मेहदी का, लेकिन उसका जो सईद मेहदी का बेटा है वो भी इधर आमर अली उसका नाम है, उसके पास 2 पोर्टफोलियो है, जो मेरा हमेशा से इख्तिलाफ रहा था। वो सईद मेहदी जो है, आमर अली जो है वो सीडीए का चेयरमैन भी है और उसके साथ साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी है। तो अक्सर मेरा इख्तिलाफ ये होता था कि क्या सीडीए का चेयरमैन इतना वेला होता है कि उसको एडिशनल चीफ कमिश्नरशिप भी दे दी गई है, ठीक है ना। तो ये जो सिकंदर सुल्तान की बात कर रहे हैं
हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि एक इसका तो काम नहीं है, ये तो पार्लियामेंटेरियंस का काम है, पार्लियामेंट का काम है कि वो किस तरीके का जो इलेक्शन किस तरीके से करवाना चाह रहे, कंडक्ट करवाना चाह रहे। मेरा ख्याल है कि इसका जो जॉइंट सेशन जो है इसके अंदर ये प्रपोजल ये जाएगी इस मशीन के बारे में, और इस मशीन के बारे में इनको चाहिए था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को पिछली दफा ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जनाबे वाला आप इसको टेस्ट केस के तौर पर इसको करें, इसमें जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसके अलावा आप ये देखें कि जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जब पैसे लेते हुए डिस्कशन करते हुए उसकी वीडियो पकड़ी गई, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने कहा था कि जनाब इस पर एक्शन लिया जाए, उस पर तो एक्शन नहीं लिया गया। चीफ ये सिकंदर ने जो है वो कभी जो मरियम नवाज है या फजल रहमान है, इन्होंने जो बयान है इन पर तो कभी बात नहीं की। इनको तो नोटिस जारी कर दिए। अब नोटिस जारी करने के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। वो इनके पास अब एविडेंस तो देना पड़ेगा इसको, आजम सवाती को और दूसरे जो लोग हैं, फवाद को। आज बाबर अवान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आजम सवाती के साथ, तो बाबर वो यही कह रहे हैं कि जनाब जो मेजर जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, सवाती साहब ने आज वही रास्ता अख्तियार किया जो मरियम नवाज साहबा जो है करती हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें मत छेड़ें। जी सर, वो आप बहुत कुछ तो बात, मैं यही तो कह रहा हूँ, कहीं बहुत कुछ वाली बात है, वो तो फौत हो गया बेचारा, जज भी फौत हो गया जिसके बाद वो वीडियोस निकाल रही थी। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जो हमारी जो भी, अभी शहबाज शरीफ ने दे दिए नाम नए जो नैब के चेयरमैन के हवाले से, तो अब वो एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होने जा रही है कि नैब का चेयरमैन क्या उसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। क्या हमारे पास जो है कोई नए जो चेहरे नहीं है कि वही एक ही कॉम्पिटेंट मुल्क में रह गया, जावेद जो है चेयरमैन जावेद। तो इसी तरह जो इस पे आ रहा हूँ, अगला सवाल मेरा यही है। यसूफ भाई, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वाकई मानते हैं, लेकिन अगर उन पर इतने इल्ज़ामात हैं तो आपका क्या ख्याल है, उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए? और ये जो सब नैब की जो मतलब कि चुनते हैं ये दोनों मिलके, अपोजिशन और हुकूमत वाले, क्या उनको इसका हिस्सा बनना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस पे? यहाँ यूके में तो अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो वो घर बैठे होते। मैं उसी पे आ रहा था कि मतलब बात ये है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कानून, एक होता है अखलाक। अखलाक की जो वैल्यू है ना, वो कानून से बाजुका ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे भी बाजुका तो कानूनी तौर पे जरूरी नहीं होता कि कोई वजीर अगर उस पर इल्जाम है तो वो रिजाइन कर दे, वो अखलाकी तौर पे करता है, सही, क्योंकि उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो वजीर रहते हुए अपना काम जारी ना रखें। इसलिए यहाँ पे अखलाक को फौकियत हासिल है, और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, सारी दुनिया में अखलाक को फौकियत हासिल होनी चाहिए। कानून उससे नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे है, क्योंकि कानून तो हमने अपने लिए बनाया ना, अपनी सहूलियत के लिए। तो लेकिन अखलाक जो है वो आलमगीरियत इख्तियार करता है और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। हमारे यहाँ चूंकि शहबाज शरीफ को बुनियादी तौर पे जाहिर है इतने बड़े बड़े इल्जामात थे, उस बुनियाद पे उन साहब को तो असम्बली में नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस पर तुर्रा तमाशा ये कि वो पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं, उसके बाद अपोजिशन की चूंकि जमातों सीटें उनकी ज़्यादा हैं, इसलिए वो जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी बन गए। इस वक्त भी ये हो सकता है कि कोई अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा गैर जानिबदार साफ सुथरा आदमी अगर वो नॉमिनेट कर दें कि वो कर लेगा, लेकिन जाहिर है उसमें भी मसाइल तो अपनी जगह होंगे ना, कानून के तकाजे पूरे नहीं होंगे कि वो तो अपोजिशन लीडर से मशावरत का है। लेकिन गवर्नमेंट का ये स्टांस बिल्कुल अपनी जगह सही है कि अगर एक आदमी पे खुद इल्ज़ाम है तो वो मतलब अपने जज के बारे में क्या फैसला देगा कि मतलब इस जज को रखा जाए या ना रखा जाए। इसमें अब ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल आखिरी सूरत ये होगी कि ये केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये इसको इसी तरह से रखते हैं। और या अगर वो नए लोग भी दे देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम उनसे नहीं करना चाहते क्योंकि वो आदमी खुद कंट्रोवर्शियल है, तो हम और उसके वहां जाके केसेस का फैसला होना है, तो ये अगर दोनों पार्टियां गवर्नमेंट और अपोजिशन इसमें राजी नहीं होगी तो केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो तय कर लेंगे कि किस तरह से इसको तय किया जाए। इस वजह से गवर्नमेंट को अच्छा तेज और तुंद बयान देने की जरूरत नहीं होती हर मामले पे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पहले इशू कम नहीं होते, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी बातों को
लोग इशू बना के खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ मीडिया है, और मीडिया तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मतलब उसको तो तमाशा चाहिए होता है। उन्होंने तो तमाशा दिखाने के लिए उनको एक स्टेज चाहिए जिसमें रेटिंग आती हो और लोग उनकी बातें मजे ले लेके सुनते हो। हमारे जो 100-150 चैनल्स हैं वो शाम को क्या करते हैं, यही कुछ करते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और अपोजिशन को भी इस बारे में देखना चाहिए कि उन्होंने आखिर कौन सी मिसाल पेश की है या कौन सी तजवीज़ पेश की है जिस पे गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो कोई तजवीज़ ही नहीं पेश की कि जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, मशीनें इस्तेमाल करें या ना करें। या तो कहा जाए ना कि जो उन्होंने तजवीज़ें दी थी, कोई तजवीज़ नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने जो बातें की हैं, इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं उनमें जान तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक छोटे मोटे जो मामला हैं उनको ठीक किया जा सकता है और वो मशीन के साथ है ना। उन्होंने तो ये भी कह दिया है यसु भाई कि मशीन जो है वो आजाद नहीं है। देखे ना, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें कि जी आजाद नहीं है और उस पर मतलब हैकिंग हो जाती। हैकिंग क्यों हो जाएगी? उसने कोई इंटरनेशनल तो जाना नहीं कि हैकिंग को खतरा हो। मतलब देखे ना, एतराज बड़ा एतराज करके आप टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम को जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी केस अगर ज्वाइंट सेशन अगर गवर्नमेंट बुला ले और ये कानून बन जाए तो उसके बाद उस पर बार हो जाएगा, जिम्मेदारी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की कि उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन दिल्ली हनूज दूरस्त, बहुत दूर है। सही है, बिल्कुल सही है जी। इम्तियाज भाई, आपके सामने यही सवाल रखूंगा कि चेयरमैन जो है, नैब चेयरमैन का जो चुनाव है उसमें शहबाज शरीफ साहब वाकई हिस्सा लेते हैं क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत के बिल्कुल तावन से ये चीज़ तय पाती है। आपका क्या ख्याल है कि उनको हिस्सा लेना चाहिए या हुकूमत को इनकी एक्सटेंशन जो है वो किसी ऑर्डिनेंस के तहत करवा देनी चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं पिछले सवाल की थोड़ी वजाहत कर दूं। इफ्तिखार भाई, मुझे पता है कि वो जो इन कंसल्टेशन विद होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर होता है उसकी कोई बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर कि उसको नोटिफाई कर दे। वो जरूरी नहीं कि उस पर एग्री करे। मैं एग्री नहीं करता सर। मैं ये जो सुल्तान सिकंदर की जो हुई थी, ये कंसल्टेंसी दोनों की बामी मुशावरत के साथ हुआ था। ये दोनों के मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की ये मैं लॉ कानून की बात कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मैं वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इमरान खान मद्दम शिनास नहीं है, वो ये मद्दम शिनास नहीं हो सकती। इफ्तिखार भाई, इम्तियाज भाई को जरा फिनिश करने दें। जी इम्तियाज भाई बोलिए। देखिए, बात ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो उसका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इफ्तिखार भाई, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरा अपना पॉइंट जी इम्तियाज भाई बोलिए। देखिए, बात ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि ये दोनों के मशवरे से होता है, लेकिन कोई मशवरा जो अपोजिशन लीडर का बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर ना। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट की भी रजामंदी थी। इसलिए मैंने कहा था कि जो इनका सिलेक्शन है वो कमजोर लगता है, इनका मर्दम शनासी कमजोर लगती है, तभी शख्स के ऊपर गवर्नमेंट भी माने। ठीक है ना, मैंने ये कहा है। अच्छा, उसके बाद आगे जी आपका चेयरमैन नैब के हवाले से, तो चेयरमैन नैब के हवाले से मेरा ख्याल तो ये कि फैसला हो चुका है और वो ऑर्डिनेंस आ रहा है। ऑर्डिनेंस के जरिए 4 साल को इसको एक्सटेंड कर देंगे और इस चक्कर में वो पढ़ेंगे नहीं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कोई नाम शाम का डिस्कस करे। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी हो, चाहे उसके ऊपर केस बने हो, कुछ भी हो, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके साथ कंसल्ट करना तो बनता ही बनता है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक करना पड़ेगा ना, या कानून के मुताबिक करना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि जैसे कि अब हमारे भाई जो यूके से, इन्होंने कहा है कि अभी एक अखलाकियात भी होती है। उसमें अखलाकियात में ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को चाहिए कि वो कहे जी चूंकि मेरे अपने केसेस वहां पे हैं, मेरे अपने स्टेट्स हैं नेब के अंदर, तो इसलिए मैं इसके अंदर शामिल नहीं होता। वो तो उसको चाहिए अखलाकी तौर पे, लेकिन कानूनी तौर पे जो है उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया है तो उसका वो पूरा है। अब मैंने जैसे पहले गुजारिश की, मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए इसको 4 साल का पीरियड देंगे, पूरा 4 साल का देंगे, और इसके साथ फिर उसमें उसके अंदर कुछ और भी अमेंडमेंट शायद आ सकती है। और ये ज्वाइंट जो सिटिंग होगी ना पार्लियामेंट की, जिसके अंदर कौमी असम्बली और आपने देखा सेनेट है, जब इसकी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी बन जाती है उसके अंदर, सिंपल मेजोरिटी, उसके अंदर वो ये कानून के अंदर अमेंडमेंट कर लेंगे। तो ये होने जा रहा है मेरे ख्याल के मुताबिक। सही है जी। इफ्तिखार भाई, अब आपकी बारी है नैब चेयरमैन जो है इस पर। जी नहीं, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा ना कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो आज तक कोई भी फ्री एंड फेयर जो है डिक्लेयर नहीं हुआ।
ठीक है ना। जस्टिस अरशाद जो था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, वो वापस आ गए, इलेक्शन कमिश्नर लग गया, जो हालांकि कितना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का क्या स्टेचर होता है। आज तक कभी कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन गुजरा जिसको कहा जाए कि ये जनाब ये जो उसकी जो जिस बंदे ने भी चुना है उसको जनाब अप्रिशिएट किया जा रहा हो। ये मेरी क्लैरिफिकेशन है डॉक्टर बड़ैश के लिए। अच्छा, एनी हाउ, जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि नैब के चेयरमैन का, मेरा ख्याल है ये अभी कंट्रोवर्सी जो है ये क्रिएट होगी नैब के चेयरमैन के हवाले से। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो नैब का चेयरमैन है, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई और शख्स जो है वो इतना कैपेबल या कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो नैब का चेयरमैन बन सके, ठीक है ना। तो अब जैसे जावेद इकबाल जो है उस पर ठीक है मॉरल करप्शन के भी इल्जाम या उस पर एलिगेशन या स्कैंडलाइज हुआ था, तो उसके अंदर भी ये चीजें हमें देखनी है कि नैब के चेयरमैन को अगर हुकूमत किस तरह एक्सटेंड कर रहे हैं। हुकूमत जो है ये चाह रही है, अपोजिशन हमेशा ये चाह रही होती है कि जी इसको खत्म किया जाए, ये नैब के अदारे को ही खत्म कर दिया, ये ब्लैक लॉ या फलां है। तो और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो शायद खकान जी शायद खकान अब्बासी ने उसने भी जो प्रपोजल दी थी जो नेगोशिएशन के साथ, तो उसमें भी यही बातें की गई थी कि नैब के जितने भी अदारा इसको वैसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन ड्यूरिंग देयर ओन टेन्योर वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि जी नैब को जो है वो खत्म किया जाए। वो नवाज शरीफ ने भी अपने दौर में देखा है और जरदारी ने भी अपने दौर में देखा है। तो लिहाजा इन चीजों को मेरा ख्याल है अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। अच्छा हाँ, अब इसको एक्सटेंड कर दिया अगर जाएगा, इसका टेन्योर जो हुकूमत अगर एक्सटेंड करने में कामयाब हो जाती है तो मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी जो है ये फर्दर एग्रावेट करेगी। जी कायस साहब। चलिए ठीक है। यस भाई, आपने तो पहले बहुत सारा कुछ कह दिया है नैब के बारे में। नया सवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं कि मौलवी अजीज साहब, आपको तो याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में क्या हुआ था। एक बार फिर उन्होंने तालिबान का झंडा जो है वो मस्जिद पे लहरा दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये एक बार फिर रियासत के सामने खड़े होने जा रहे हैं? देखें, मुशर्रफ के ज़माने की रियासत से मुराद है कोई आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले की, और आज की रियासत है कोई 2021 की। ठीक। इस दौरान पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है। खादिम हुसैन रिजवी को उन्होंने जो सलूक उसके साथ किया था और वैसे ही अल्लाह ताला ने उसको बुला लिया वापस, उसका कोई चांस नहीं है। हाफिज सईद का आप सबको नाम याद है, उन्होंने बड़ा हंगामा किया था। सूफी मुल्ला सूफी क्या थे वो जो सवात वाले, वो सब लोगों ने करके देख लिया। 2021 के बाद रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि उसने किसी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप के सामने सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि उसके नुकसान ज्यादा और फायदे कम है। 3 मिसालें मैंने दे दी ना, सूफी वाली और ये जो थे अपने खादिम हुसैन रिजवी और हाफिज सईद, इन तीनों को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए मौलवी अजीज ने अगर दोबारा बुर्का पहनना है तो शायद वो इसी तरह खड़े रह जाएं। अच्छा। वरना अगर उन्हें इज्जत प्यारी है तो उनको चाहिए कि वो झंडा उतार के वापस उस संदूक में रख दें, क्योंकि रियासत इस दफा इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी इस किस्म के ग्रुप को दोबारा इतनी अहमियत इख्तियार करने दे कि वो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो है तमस्खुर उड़ाए और पाकिस्तान को परेशान करे। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं, इतनी नाजुक है। मतलब ये आपने देख लिया जो अफगानिस्तान में जो हुआ है, और उसके बाद जो लोगों का और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो रिस्पॉन्स आ रहा है मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान को मतलब शर्मिंदा करने के लिए या कमतर साबित करने के लिए या गैर महफूज साबित करने के लिए जो है हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि रियासत इसके बाद ये बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सूफी ये जो मौलवी अब्दुल अजीज दोबारा बुर्का पहन कर निकला है। सही है जी। इम्तियाज भाई, आप क्या कहेंगे? वैसे तो बिलावल साहब ने एक बयान दिया है कि TTP जो है उनको ये माफ़ी दे रहे हैं ये हुकूमत, और बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इन पर। तो दूसरी तरफ तो ये मौलवी साहब भी खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैंने आपको याद होगा पहले अपने पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि ये जाहिर बात है जब तालिबान जब वहाँ पे आ गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी हुकूमत आ गई है, तो यकीनन यहाँ पे हमारा जो मजहबी सर्कल्स हैं उसके अंदर थोड़े एक्टिवेट होंगे, और वो आपके सामने नजर आ रहा है। ये आप देखें कि मौलाना अब्दुल अजीज जो हैं इन्होंने अपने भाई को मरवा दिया, गाजी अब्दुल रशीद को, और जब आपको याद है लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में, तो उसमें बहुत सारे बच्चियां भी उसके अंदर कुछ शहीद हो गई थी।
और कुछ लोग जो बाकी जो तालिब इल्म थे वो भी हुए थे। तो इनका अपना तो गया कुछ नहीं है, दोबारा निकल के आ गए, बुर्का पहन के बाहर निकल आए थे, इनकी बेगम भी आ गई थी, उसके बाद दोबारा फिर ये अभी उसी मस्जिद में जाके ये जुम्मा वगैरह पढ़ाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इसके ऊपर मैं तमन्ना साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब हालात बदल गए हैं। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। हमारे जो अस्करी अदारे हैं वो भी बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा, क्योंकि देखिए पहले भी पाकिस्तान जो है इस वक्त जो दिक्कत में आया हुआ है, परेशानी में आया हुआ है। आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम ने इनकार किया, अब आज की खबर है कि इंग्लैंड की टीम ने भी इनकार कर दिया जाने, बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल। अब ये जो मामला सारे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान पे इल्जाम धरा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है जी उसने तालिबान को सपोर्ट किया है और जंग के अंदर भी मदद की है। पंजशेर के मामले के अंदर भी आपने देखा इंडिया ने बहुत सारे इल्जाम लगाए। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है बिल्कुल मुतामल नहीं हो सकता कि कोई ऐसा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा ग्रुप चाहे वो मजहबी हो या कोई हो, वो देख के भी ये जो तालिबान की हुकूमत वहां बनी है तो उसका इंप्रेशन, उसका जो इन्फ्लुएंस यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी उस तरह का सिस्टम लाया जा रहा है। तो इसको मैं समझता हूँ तालिबान भी मेरा ख्याल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान जो है अफगानिस्तान में वो तालिबान नहीं है। वो उनके जो बयान आ रहे हैं बड़े सेंसिबल बयान आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ चल के, मतलब उनके साथ कदम से कदम मिलाएं। ठीक है, सिस्टम उनका एक अपना होगा, उस सिस्टम पे वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि वो बहुत सारे आप कह लें कि अपने एनिमीज पैदा कर लें। इसलिए पाकिस्तान जो है इसको, इस इंप्रेशन को बिल्कुल खत्म करेगा और इसको क्रश करेगा, मैं समझता हूँ। और ये जो मौलाना अब्दुल अजीज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए और जो सिस्टम है वो चलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, देखिए हमारा दीन ये कहता है कि जो रियासत जो है, रियासत का जो हुक्म है उसको माना जाता है और ये इस्लामिक रियासत है और कॉन्स्टिट्यूशनल रियासत है। इसके अंदर जो भी हुक्मरान है वो जमहूर के जरिए आते हैं, इलेक्शन के जरिए आते हैं, मुसलमानों के वोटों से आते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आइन है वो इस्लामिक आइन है, उसमें इस्लाम की जो प्रोविजंस हैं या इस्लामी जो रवायात है उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन है और कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता विच इज रिपग्नेंट टू इस्लाम। तो इस लिहाज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ तमन्ना साहब से कि ये इसको आयरन हैंड के साथ कुचला जाएगा। अगर कोई ऐसी आप कह लेंगे मुहिम जोई करने की कोशिश की गई, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी इफ्तिखार भाई, आप भी इस्लामाबाद में हैं, आप क्या कहेंगे? मौलवी साहब ने जो अब कदम उठाया है और इनकी बड़ी सोशल मीडिया जो है उस पर भी बंदूक लेकर बैठे हुए हैं, तस्वीरें लगाई जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये ग्रो क्यों कर रहे हैं। जब 2007 में इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई है लाल मस्जिद की, उसके बाद हमारे जो अस्करी अदारे हैं, मैंने आज जो DGISPR से राब्ता किया था कि आप ये DC इस्लामाबाद की औकात नहीं है कि वो इस शख्स को, उसने पर्चा दे दिया 124A जिसे सेडिशन कहते हैं, 188 का है, उसमें दफा लगी है और 780 लगाई, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया उसको। ठीक है ना, FIR तो हो गई है, लेकिन FIR का अब जाहिर है कि उस बंदे को को एक एग्जाम्पल क्यों नहीं बनानी चाहिए अभी तक। तो अब जाहिर है इसके पीछे कौन है, ये DC का काम नहीं है, ये पुलिस का SSP जो है उसका काम नहीं है, ये हमारे ISI के चीफ हैं, उनको चाहिए कि इसके अंदर इंटरवीन करें। इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है जनरल बाजवा को चाहिए इनको इंटरवीन करें कि इनके पीछे जो है प्रेजेंट स्टेट में ये जो अफगान तालिबान, आपको मैंने एक वीडियो भेजी है, ठीक है, जिसके अंदर वो कह रहा है उसको कि तुम्हारे जो पुलिस वालों को वो कह रहा है, ये मौलवी अब्दुल अजीज, कि जी मैं जनाब यहाँ पे जो इस्लामी शरीयत नाफिज करने वाला हूँ और ये अफगान तालिबान को मैंने ऑफर की है और ये आपके पास वीडियो मैंने अभी भेजी, मेरे ख्याल सुबह वो आ जाएगी मार्केट में भी। तो उसके अंदर वो पुलिस वालों को धमकी दे रहा है कि आप लोग उसको हाथ लगाकर तो देखें। अब उसी तरह अफगान वो बच्चियां जो हैं वो बुर्का पहनी हुई, वो उम्मे हसान जिस तरह पहले वो लेकर जाया करती थी उसी तरह उसके ऊपर खड़ी है। दूसरी सूरत, इसको किसने फिर इजाजत दी बाद में इमामत करवाने की, ठीक है ना, वो आप इस तरह के बंदों को, अब फिर जो इसके पीछे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कौन लोग हैं। मैं ये समझता हूं कि आपने I-5 की बात की थी, तो ये जो तालिबान को बदनाम करने की जो साजिश है, जो अभी जो फॉर्मेशन जो है वो अभी नहीं हुई तालिबान की गवर्नमेंट की, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ताजिकिस्तान से होकर आ रहा है और वो मखलूत हुकूमत जो है जिसमें ताजिक की रिप्रेजेंटेशन भी वो देना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जो है ये एक ग्लोबल सिनेरियो में देखें, इस ग्लोबल सिनेरियो में जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको भी हाईलाइट किया, ये जो DC इस्लामाबाद या उसकी बेचारे की औकात नहीं होती है। तो इस चीज को निप द ईवल इन द बड,
इससे पहले कि वो जो है वो ग्रो करना शुरू कर दे। आपको याद होगा पिछली दफा भी ये जो बच्चियां जब शहीद हो गई थी, इसके अंदर एक कर्नल हारून उल इस्लाम, वो भी उनको शहीद हुए थे, जो मिलिट्री कमांडो थे, और उधर से जनाब फिर एक बच्ची जो ऐसी वो शहीद हुई थी, और उनमें फिर एक सूबेदार साहब ने एक बंदा हायर किया, और वो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक को सुसाइडल अटैक के जरिए कत्ल करवाया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इससे पहले कि ये फैनेटिसिज्म इस्लामाबाद के मिड के अंदर, इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर वो ग्रो कर रहा हो, और इस मौलवी जो खुद जो है बच्चियों को जो है वो बतौर चारा इस्तेमाल करके और बुर्का पहनकर उसने तो फरार हो जाना है, ठीक है ना, अपने भाई को तो इसने शहीद करवा दिया था। लेकिन इस किस्म के मामलात के अंदर ये स्टेट का काम है, ये फौरी इंटरवेंशन होनी चाहिए इस पे कि ये सिर्फ इसको गिरफ्तार करके इसको एग्जाम्पल, इससे पहले कि वो ग्रो कर जाए और इसकी हमायत में ऐसे बेशुमार लोग खड़े हो जाएंगे जिनको जनाब जो कोई फॉरेन जो क्या कहते हैं लाइन जो है उनको सपोर्ट कर रही होगी। तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट को अपने जो जिम्मेदारी है उसका एहसास होना चाहिए। सिर्फ FIR दर्ज करवाना कोई बहादुरी नहीं है। जी कैसा सिर्फ FIR जो है वो तो रोज दर्ज होती है, लेकिन एक्शन जो है वो बहुत कम होता है। अब आखिरी जो सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। ये एक देखिएगा कि एक महाज बन गया है दुनिया में। ये 5 मुल्क जो हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, UK है, USA है और न्यूजीलैंड और कनाडा भी है। 5 आइज, इसका बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि इनकी खबर पे न्यूजीलैंड टीम जो है वो वापस गई है, और अब जैसे भाई आपने भी कहा कि इंग्लैंड की जो टीम है वो भी इनकार हो गई है, और आने वाला दौरा जो ऑस्ट्रेलिया का शायद वो भी इनकार कर जाएं इस पे, क्योंकि वो भी इस 5 आइज में शामिल है। तो ये क्या यूरोप से निकलकर UK जो है उसने ये कोई कदम उठाया है कि हम सब मिलकर एक अलग ब्लॉक बना लेते हैं 5 आइज का, अपनी आंखें जो है खोल के रखते हैं और हमारी अपनी एजेंसीज होंगी? आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, ये बुनियादी तौर पे तो ये चूंकि चाइना और रशिया और जो इस साउथ एशिया के जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ एक महाज है सिवाय इंडिया के, लेकिन जाहिर है अब इस इतना बड़ा इन्होंने महाज खोला है तो उससे कुछ छोटे मोटे काम भी तो लेते रहेंगे ना। न्यूजीलैंड भाग गया, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया और ऑस्ट्रेलिया भी इनकार ही समझे, क्योंकि जाहिर है अब उन्होंने उनकी लाइन टो करनी है, किसी अपना फैसला तो वो करने से रहे। लेकिन बुनियादी तौर पे जैसे कि आज सुबह ही बात हुई है कि मतलब ये सारी एजेंसीज इतनी बड़ी एजेंसीज है, दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर और इलेक्ट्रॉनिक हर तरह से कामयाब कौमों की जो एजेंसियां हैं ये अपने बारे में तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकती हैं। ये जो तालिबान दाखिल हो गए थे शहर में और गनी छोड़ के भाग रहा था, ये तो उसको तो प्रिडिक्ट नहीं कर सके। इसी तरह से छोटे लेवल पे देखें तो जो न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसको 2-3 हफ्ते पहले तो वो कुछ बता नहीं सके। जिस दिन मैच शुरू हो रहा था उस दिन सुबह उन्होंने उनको बताया, और अगर उनको पहले बताया था तो उन्होंने उस पर अमल क्यों नहीं किया? इसलिए ये जो इस किस्म के टोपी ड्रामे है ना, ये वेस्ट में चलते रहते हैं। ये मतलब किसी को डराने के लिए किसी को स्टिक दे दी, किसी को गाजर दे दी, ये करते रहते हैं। तो जो उन पे इंहिसार करेंगे उनकी बातें मानेंगे, और जो इंहिसार नहीं करेंगे वो नहीं मानेंगे। हम अपने तौर पे देखने के आदी हैं और हमें करना भी चाहिए, और बाज़ जगहों पे हमें स्टैंड लेना भी चाहिए। देखिए ना, आज सुबह मेरा ख्याल है कि PBC के जो चेयरमैन ने बिल्कुल कह दिया कि हम न्यूट्रल खेलना तो पाकिस्तान में खेलें। हाँ, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान आके खेले। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल बात 100% सही है। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया, लेना चाहिए था, अच्छा किया। इसी तरह से PBC अगर ये स्टैंड लेके इस पे खड़ा रहता है कि न्यूट्रल वेन्यू कोई जगह नहीं है, आप यहाँ आके खेलें, क्योंकि हम आपके यहाँ जाके खेलते हैं, और आपका भी हालात सारी दुनिया में किस मुल्क के हालात जो हैं वो आइडियल है, किसी के भी नहीं। खासतौर पे न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान जिस जमाने में गया था उस जमाने में तो बहुत खराब हालात थे, बहुत खराब थे। बिल्कुल ये मतलब ये 5 आइज जितनी मर्जी बन जाए, लेकिन उन्होंने काम वही करना है जो उनके मफाद में है, दूसरों के मफाद में कोई उन्होंने बेहतर कभी नहीं सोचा। नहीं, न्यूजीलैंड में इतने नमाजियों को शहीद कर दिया गया था, फिर भी बांग्लादेश जो है वहां पर उसने क्रिकेट खेली, और उसके बाद पाकिस्तान भी वहां पर गया। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तानी हुकूमत की कुछ बहुत सारी वीकनेसेस भी हैं इस मसले में। हमें ज्वाइन किया असद काई साहब ने, लेट आए हैं काई साहब, वेलकम।
काजी साहब, सबसे पहले तो ये हम जितने साथी बैठे हुए हैं हमारी तरफ से ताज़ियत जो है वो कबूल फरमाएं, क्योंकि आपके चचा जो हैं वो फौत हो गए हैं, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जी, अब असद भाई आप आ गए हैं तो आप बताइएगा, ये जो 5 आइज़ अब आ गई हैं सामने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि आपसे भी माजरत कि मैं कोशिश करने के बावजूद भी टाइम पे नहीं पहुंच सका। नहीं, मैं देख रहा था कि आप बार-बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नेट प्रॉब्लम था आपको। जी, जी। हाँ, नेट से थे। तो अब ज़रा सवाल दोहरा देते हैं आप। जी, जी। सवाल यही है कि ये जो ये देखिएगा ना ज़रा कि 5 आइज़ जो इन्होंने बनाई है, और इन्होंने सबसे पहला काम जो कारनामा किया है वो पाकिस्तान से न्यूज़ीलैंड को भगाया है, और अब इंग्लैंड जो है वो भी नहीं जा रहा। ये इनको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? 5 आइज़ एक नया एक। जी, जी। सर, हमारे 2 दोस्त मुश्तरका इस टाइम वो हमारे खिलाफ मुतहद हो चुके हैं। आप देखें, इंडिया को हम किसी सूरत नहीं भाते और अमेरिका उसके साथ उसकी पुष्टपनाही पे कर रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर जितने भी इस टाइम हमले हो रहे हैं, वो सियासी हों या सफारती हों या किसी और तरह के हों, वो अपने तौर पर इंडिया के ही कंधे पे रख के चला रहा है और इंडिया को ही इस्तेमाल कर रहा है। अब देखें, क्रिकेट के ऊपर आईसीसी के ऊपर इंडिया का होल्ड है, और वो अपने तौर पर देखा जाए तो वो प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को रोकने जा रहा है और इसी तरह वो साजिश करता है। देखें, जो क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त हमने देखा कि वो भारतीय साजिश थी, और उसमें हमारे यहाँ कुछ लोग भी, कुछ सियासतदान और कुछ लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हम उस साजिश में हम मुतहद नहीं होते। दुनिया हमारे खिलाफ महाज बना रही है, दुनिया हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रही है, और हम घर से तकरीबन आपने इख्तिलाफात लेकर चलते हैं। हमारी अपोजिशन देख लें, उनका उसने बयान देख लें क्या आया जब न्यूजीलैंड की टीम गई है। तो बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुश्मन अपनी साजिश कर रहे हैं, पर हमें भी स्टैंड लेना है। क्रिकेट हमारे बगैर भी मुकम्मल नहीं है, और ये जो अपनी तौर पे क्रिकेट खेल रहे हैं वो खेल के दिखाएं। अब 2020 वर्ल्ड कप आएगा, उसके बाद जो आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आएगा। आपकी तो क्रिकेट अपनी जगह कायम है। अगर हम नहीं भी खेलते तो हमने जो बड़े टूर्नामेंट है वहां पर तो हमारी शिरकत लाजमी है, तो हम अपने बदले ले लेंगे। हमें छोटी मोटी सीरीज में नहीं जाते, लेकिन हमें स्टैंड लेना है। हमारे यहाँ जो छोटी छोटी नरमियां कर लेते हैं, हम इनके तरलों मिनटों पे आ जाते थे, हमें वो नहीं करना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ हमें अपने तौर पर स्टैंड लेना चाहिए। और ये ठीक है, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अब हमें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हालांकि दावा दे दी न्यूट्रल प्लेस पे, अब हमें न्यूट्रल प्लेस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पूरा मुल्क है, और दुनिया अब बल्कि उनके पीछे अमेरिका है तो हमारे पीछे अब चाइना है। हमें चाइना की सपोर्ट है, तो हमें खुल के अपने पांव पर वजन डालकर जो भी डिसीजन लेने हैं वो हमें करने हैं। चले, सही है जी। इम्तियाज भाई, आप क्या कहेंगे सब सिनेरियो पे? देखिए, बात यह है कि अब ये वो जमाना नहीं रहा कि अमेरिका को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो गलती कर रहा है। इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। इस वक्त आप देखिए कि जो चाइना है वो मुकम्मल सुपर पावर बनने के लिए तैयार बैठा है, उसका होल्ड है। उसके साथ साथ जो बाकी ममालिक है, जिसमें तुर्की है, मलेशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये सारे ममालिक, रशिया है, ये सारे ममालिक जो है वो समझ गए इस चीज़ को। और उस खित्ते के हिसाब से आप देखिए, जो सी पैक का जो प्रोजेक्ट है, जो कि एक्चुअली असल वजह यही है अमेरिका के लिए या मगरबी ताकतों के लिए कि उनको नहीं चाह रहे कि एशिया के जो यहाँ पे जो एशियन को टाइगर बने। तो या जो हमारे हमसाये हैं उनके लिए भी, या जो हमारे हमसाये इंडिया जो है वो तो चूंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन है, और कहीं भी अगर पाकिस्तान को 2 पैसे का फायदा भी पहुंचता है तो इंडिया को तो वो सूट नहीं करता ना। अब ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अमेरिका को पहले यूरोप तकरीबन छोड़ चुका है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूँ कि यूके और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ज्यादा हैं इसके क्लोज। कनाडा ठीक है, इसका हिस्सा है, न्यूजीलैंड भी इसका हिस्सा बना हुआ है, लेकिन इतने वो क्लोज नहीं हैं। ये 2 ममालिक सिर्फ क्लोज रह गए हैं। बाकी यूरोप के अंदर मैं खुद रह के आया हूँ, वहां पे अमेरिकन को इतना पसंद नहीं किया जाता है। जनरली ये बड़ी हेट्रेड पैदा हो चुकी है। अमेरिका का जो रोल रहा है ना, इंटरनेशनल पुलिसमैन का रोल रहा है हमेशा। इससे हमेशा मिलिटरीली मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हालात को खराब किया, वहां पे जो लोगों को मारा भी, लोगों के जो सिस्टम है खराब किए, उनकी इकानमी का सत्यानाश कर दिया। अब ये सारे ममालिक जो हैं, अब चूंकि फ्यूचर है इकानमी का, अब इकानमी की बात हो रही है। अब आप देखेंगे एक्चुअली तो आपको पता चल ही गया कि पाकिस्तान ने अपने जेएफ थंडर जो हैं वो उसका एक डील की है अर्जेंटीना के साथ, जिसके ऊपर यूके को इतराज था और यूके ने मना किया था ये ना करें। लेकिन पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री का एक रूप धारे हुए है
और इसकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चल रही है। पहली बार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है। ठीक है, ठीक है इम्तियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, बल्कि सबके लिए, ये जो इत्तेहाद आप 5 आइस की बात करते हैं, ये आजकल नहीं बना, ये 1941 का बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा। अभी जो इत्तेहाद बना वो इंडो पैसिफिक अलायंस हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया, यूके और जो इसका है यूएसए का इत्तेहाद बना है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जंगे अज़ीम 2 इनका, ठीक है। अभी की जो बात हो रही है, जो फॉकलैंड की भी आप बात कर रहे हैं, ये जो जेट, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बर्तानिया जो है वो इसलिए न्यूजीलैंड निकला था कि फॉकलैंड में जो वॉर की वजह से अर्जेंटीना को जो पाकिस्तान ने जेट बेचे हैं या बेच रहा है, उस वजह से बर्तानिया ने ये अपनी जो एक्सरसाइज की है, इंटेलिजेंस जो है, और उसको जनाब कायल किया न्यूजीलैंड वालों को। ये ऐसी बात नहीं है। ये असल में हुआ ये है कि ये भारत ने, यूके ने और ये यूएसए ने पहले ही ऑफर की थी, लेकिन अर्जेंटीना ने उनकी ऑफर्स को रिजेक्ट किया है और पाकिस्तान के जेट को सिलेक्ट किया है। ये कहना है कि जी वो इस वजह से कि ये जो है ये किया है कि जी वो जेट जो है उसकी वजह से न्यूजीलैंड वालों को निकाल दिया है, ये न्यूजीलैंड को, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और तेजाज जो है, इसने जहाज जो है उसको रिजेक्ट किया अर्जेंटीना ने, वो कि जी वो आप हम नहीं ये लेते। तो ये फॉकलैंड वार की वजह से या बर्तानिया इस चीज के लिए तो एग्री करते हैं, लेकिन सारे जरूर है कि अर्जेंटीना का एक ही दुश्मन है, वो यूके है, लेकिन ये इस वजह से नहीं हुआ। ये सारे वाकयात ऐसे वक्त पर हुए हैं जबकि न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान से मतलब कि चली गई है। इसी वजह से कुछ मतलब कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें इस ज़िम्न में आ रही है। इफ्तिखार भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइंदा इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जैसे भाई आपकी तरफ आते हैं, पाकिस्तान रेड लिस्ट से तो हट गया है जी, लेकिन पीआईए जो है उन्होंने किराए जो है माशाल्लाह 800-900 पाउंड तक ले गए हैं। आपका क्या ख्याल है इस पर? मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीआईए ने ज्यादा किए होंगे। मेरा ख्याल है ब्रिटिश एयरवेज जहां जहां जाती है उसने भी किए हैं, और जो कतर और जो दूसरी हैं, मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनली ऐसा मामला है। एक तो पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जी। उसके बाद ये जो जर्नी ट्रैवलिंग लोगों की कम हुई थी, तो उसके बाद लोगों ने, एयरलाइंस ने अपने लॉसेज जो है कुछ ना कहीं तो उसको बराबर करना है ना। तो ये सिर्फ पीआईए नहीं है, सारी जो दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो सब ने किया है। इसमें मेरा ख्याल सिर्फ पीआईए को कसूरवार ठहराना कोई मेरा ख्याल अच्छा नहीं होगा। अच्छा, जाहिर है डू इन रोम एज रोमन्स डू, सबके साथ है, तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि तुर्की और कतर एयरलाइन और ये जो है अपना मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस, ये उसी 400-500 के दरमियान है, लेकिन पीआईए जो है वो जंप कर गया एकदम। मेरा ख्याल चूंकि डेस्टिनेशंस मुख्तलिफ होते हैं ना, बाज डेस्टिनेशन पे पीआईए को फौकियत हासिल है, तो वहां उन्होंने इस्तेमाल किए होगी उस फौकियत को, और जहां पे दूसरी एयरलाइन जाती है वहां वो कर नहीं सकते, वरना वो अपनी वहां से अपना बिजनेस लूज करेंगे। सही है, चलें। यस भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी असद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन ज्वाइन किया है। असद भाई, मैं आपको वादा किया था, मैं सुनने वाले देखने को काफी वक्फा हो गया, पीछे से आपकी तरफ से भी था, कुछ प्रॉब्लम थी। बहरहाल माशाल्लाह आज आपका कुछ हुलिया चेंज लग रहा है मुझे। देखने में नाज़रीन को हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी चलें असद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उम्मीद करते हैं कि जहां अभी आप बैठे हुए हैं वहीं से बैठकर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि नेट यहाँ का अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी। यही था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। गुफ्तगू आपने तमाम जो पार्टिसिपेंट थे पाकिस्तान से भी और यूके से भी, वो आपने सुने, उनके जो ख्यालात थे। मुझे तो कल मैंने एक प्रोग्राम में एक क्लिप जो है वो प्ले किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह यह है कि किसी में कुछ जुर्रत तो है कि बात जो है वो मतलब है कि धड़ल्ले से होती है। ज़रा इसको सुन लीजिएगा। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। ज़रा सुनिएगा ये क्लिप। कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बेशर्मो
और थोड़ी सी गैरत खा लो। पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट गई, ये मामला पाकिस्तान का है, ये मामला किसी हुकूमत का नहीं है, किसी अपोजिशन का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान का है। और इसके ऊपर तो रियासत के साथ खड़े हो जाओ। और पूरी कौम, ये क्रिकेट लविंग नेशन है, ये लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, इनके साथ खड़े हो जाओ और मुल्क के तो वफादार बन जाओ। नफरत आप पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से करते हैं, लेकिन ये मौका नहीं था, ये मौका नहीं था ऐसा करने का। यानी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, मैं किस किस का नाम लूं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, कई जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे अजीबोगरीब लोग हैं मरासी टाइप के, वो तनकीद कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान हार गया, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अजीब अजीब किस्म की जुगतें मार के, इसके ऊपर शायरीज और मीम्स बनाए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर बेगैरत लोग बैठे हुए हैं जो ये बात कर रहे हैं, बेशर्म लोग बैठे हुए हैं जो ये बात कर रहे हैं। पता नहीं अपने के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर भौंकने से इनको क्या मिलता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज अगर सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में कहीं हो रही है पाकिस्तान में क्रिकेट कैंसिल होने पे, तो या तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन जो भारत में बैठे हैं, और हालांकि भारत में भी जो क्रिकेट का फैन है वो इससे मायूस हुआ है, लेकिन भारत में जो दुश्मन है पाकिस्तान के, या तो वो इससे खुश हो रहे हैं, या यहां पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे तबकात हैं बेशरम लोग जो इसके ऊपर खुश हो रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात के ऊपर, और ये ट्वीट्स पढ़ने के बाद मुझे और बुरा लगा। यानी ये कहा जा रहा है कि और कहो, एब्सोल्युटली नॉट।